जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने अपनी हनक दिखाते हुए यह कहा कि अगर आप लोगों का यह व्यवहार है तो आप अपने स्तर से करा लीजिए, हम नहीं करेंगे। मीडिया पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये लगाना गलत है। लगाना गलत है। ये तो आदमी दो सवाल पर अपना धैर्य खो देता है, एक पेट के सवाल पर, एक प्रतिष्ठा के सवाल पर। कोई कंप्यूटर नहीं है कि 2 मिनट में इंस्टॉल होंगे और फिर अपना एक्शन हम 100% दे पाएंगे। हम मानव है और समाज में भी हमें खिचड़ी मास्टर कहा जाता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। बिहार में बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो और किसी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हुआ यूँ है भैया कि हम अभी हैं बेगूसराय में हड़ताली चौक पर, और यहाँ जो है तमाम जो सरकारी शिक्षक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात का विरोध कर रहे हैं। वो बात क्या है? वो यही चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो खान पान की व्यवस्था होती है, बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उससे वो वंचित रहना चाहते हैं, उस दायित्व से वंचित रहना चाहते हैं। आखिर वो क्यों इस दायित्व से वंचित रहना चाहते हैं, इसके लेकर भी हम शिक्षकों से बात करेंगे। और अभी जो नया प्रोटोकॉल बना है, जो सर बता रहे थे कि किस तरीके से लेसन वाइज प्रिपरेशन करके शिक्षकों को अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है, इसको भी लेकर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ तमाम जो चारों तरफ जो देख रहे हैं ये तमाम लोग शिक्षक ही हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय नया गांव सिंहपुर। नया गांव सीमा से हैं सर? सिंहपुर। अच्छा। सर, एक बात बताइए कि एक समय हुआ करता था जब शिक्षकों को ये दायित्व मिलता था कि आप अपने स्कूल में ये मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम है आप अपने अंतर्गत रखकर करेंगे। उस समय शिक्षक खुश हुआ करते थे कि चलिए अच्छी बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज आप लोग इसी के विरोध में बैठे हैं? उस समय भी शिक्षक खुश नहीं थे, लेकिन जब जवाबदेही हम लोगों को दिया गया तो हम चाहे जो 100% उस जवाबदेही को पूरा करें। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम ने मुझको गलत करने के लिए बाध्य कर दिया, तो मुझे जब मौका मिल रहा है इससे मुक्त होने के लिए, तो मैं चाहता हूँ इससे अलग हो जाएं और मेरा जो मूल काम है शैक्षणिक कार्य करना, उसको देखें। सर, हम लोग भी बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं सरकार के सामने कि शिक्षकों को जो है शिक्षण कार्य से मतलब जोड़ के अलग भी बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं सर। जैसे चुनाव में भी आप लोगों की ड्यूटी लग जाती है, आपातकालीन व्यवस्था में कोविड के समय में भी आप लोगों की ड्यूटी लग जाती है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि शिक्षक हैं सिर्फ शैक्षणिक कार्यों तक ही आप सीमित रहें। तो कहीं ना कहीं सिर्फ खिचड़ी के लिए ही विरोध क्यों? सिर्फ इस माध्यमिक भोजन के लिए ही विरोध क्यों? और तमाम कार्यों के लिए विरोध क्यों नहीं? नहीं, तमाम गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए विरोध है। अच्छा। हम लोगों का संघ का पुराना मांग ये है जो हम लोगों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। और नई शिक्षा नीति में भी ऐसा है जो जनगणना, ये चुनाव कार्य और आपदा के कार्य को छोड़कर शिक्षकों को अन्य कार्य से मुक्त किया जाए, हर कार्य से मुक्त किया जाए। और भी हमारे साथ शिक्षक हैं, आइए सर इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का कार्यालय मंत्री हूँ और प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागी हूँ। बेगूसराय शहर में स्कूल है। सर, एक बार ये पूरा मामला समझना चाहेंगे। जी सर, आज का मामला है कि पीएम पोषण योजना, जिसको पहले एमडीएम योजना करके चलता था, अब तक ये योजना 2003 में पूरे भारतवर्ष में योजना शुरू हुई थी और इस योजना को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक को इन्वॉल्व कर दिया गया था। विद्यालय शिक्षा समिति से भी अधिक जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक की दे दी गई थी। एचएम चला रहे थे। लेकिन मेरा कहना है कि आदमी दो सवाल पर अपना धैर्य खो देता है, एक पेट के सवाल पर, एक प्रतिष्ठा के सवाल पर। ये एमडीएम जो है कहीं न कहीं हमारे अंदर घुन का काम किया, ये हमारे अंदर जंग लगाने का काम किया और इस एमडीएम के वजह से हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और किसी व्यक्ति का जब पेट या प्रतिष्ठा धूमिल होता है तो वो सीमा और सरहद को फलांग जाता है। हम लोग आज इस धैर्य को तोड़कर यहाँ धरना पर बैठे हैं कि आरटी एक्ट 2009-10 के तहत जो हमें दत्त शक्ति प्राप्त हुई है संविधान से कि हम सिर्फ एकेडमिक वर्क करेंगे। हम पढ़े हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब पढ़ाना मामूली नहीं रह गया है। अब नैक के द्वारा विद्यालयों का इंस्पेक्शन किया जाएगा, ग्रेडिंग किया जाएगा और इस क्वालिटी एजुकेशन के ग्रेडिंग के हिसाब से हमारा प्रमोशन और डिमोशन जुड़ा हुआ है। हमारे वित्त की बात है, रोटी का सवाल आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक काम करें। डिजास्टर और इलेक्शन दो काम हम एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करने के लिए तैयार हैं। एमडीएम का काम सरकार किसी अलग एजेंसी से कराए, उसके लिए पूरा युवाओं को बहाल करे, हमें मुक्त करे। हम प्रतिष्ठित होकर सिर्फ शिक्षक बने रहना चाहते हैं।
सर जब आप बात करते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ धूमिल हुआ है, प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैसे लोग होंगे। निश्चित रूप से हम में से ज़रूर हम मानते हैं कि 5 से 10% ऐसे विद्यालय हैं जहां क्वालिटी के साथ भोजन नहीं बनता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनर है, जो डिफाइन मैनर है, उस हिसाब से खाना नहीं परोसा जाता है, बच्चों का जो आंकड़ा है रजिस्टर में लिखने का काम वो गलत होता है। 5 से 10% है, लेकिन उस गड़बड़ी के वजह से 92% आदमी को दागी बना दिया गया है। और समाज में भी हमें खिचड़ी मास्टर कहा जाता है। हम इस चीज़ को हम हटा देना चाहते हैं, इस कलंक को मिटा के हम फिर से गुरुजन बनना चाहते हैं, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। आप मीडिया के साथी के माध्यम से हम सरकार तक ये आवाज़ भेजना चाहते हैं कि हमें RT एक्ट 2009-10 में सरकार ने जो संसद के दोनों सदन से राष्ट्रपति से दस्तखत करा के 2011 में बिहार शिक्षा अनिवार्य नियमावली जो पारित किया है, उसके अंतर्गत सरकार ने जो वादा किया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के उनका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, ये 2 चीज़ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दे। हम लिखित लेंगे। यदि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्लास 3 के बच्चे यदि हिंदी में रीडिंग नहीं लगा पाते हैं, क्लास 3 का बच्चा गुणनफल नहीं बना पाता है, हमारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हमारा डिमोशन होना चाहिए, हमें सेवा से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाने दिया जाए तब। यदि हमसे DO साहब या विभाग के BO साहब हमसे कैश बुक लिखवाएंगे, हमसे जनगणना करवाएंगे, हमसे वो ब्लॉक का अन्न फाइल लिखवाएंगे, ज़बरदस्ती दबाव दे के हमको अन्य काम वो करवाएंगे, तो हम क्वालिटी एजुकेशन कतई नहीं दे सकते हैं। सर अभी आप एक मापदंड की बात करते थे, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आप एक मापदंड की बात कर रहे थे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक मापदंड तय किया है कि हर एक सिलेबस को लेकर, हर एक विषयों को लेकर एक मापदंड है क्वालिटी एजुकेशन। वो क्या है, वो समझना चाहूँगा। क्वालिटी एजुकेशन में है कि जैसे क्लास 1 में है, क्लास 1 में है, उसको कहते हैं कि बच्चे बुनियादी रूप से उनको संख्यात्मक ज्ञान आ जाए, बोलना आ जाए, फंडामेंटल लिटरेसी से बच्चे परिचित हो जाएं। क्लास 3 में एक बैरियर रखा गया कि क्लास 3 में जो बच्चे गए वो हिंदी, असर और प्रथम ने, ये दोनों NGO ने जो भारत सरकार को भारत सरकार के एलिमेंट्री और ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल का रिपोर्ट सौंपा, जिस पे सरकार चिंतित हुई कि असर प्रथम, उसमें यही बात है, क्लास 3 के सभी राज्य के बच्चे रीडिंग नहीं लगा पाते हैं हिंदी में या अपनी मातृभाषा में। क्लास 3 के बच्चे गुणनफल नहीं कर पाते हैं। फिर क्लास 5 में भी उसका एक बेसलाइन टेस्ट है कि सभी बच्चे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे न्यूनतम सिलेबस पूरा किए कि नहीं किए। वो सब तब होगा जब पूरी की पूरी सभी कक्षाएं विद्यालय में चलेंगी, एकेडमिक मॉनिटरिंग होगा, विभाग के द्वारा अनुसमर्थन होगा, एकेडमिक सपोर्ट होगा, स्कूल इंस्पेक्शन होगा कि कहाँ आपको पढ़ाने में कमी पड़ रही है, ट्रेनिंग चाहिए, एसेट चाहिए, आपको 40:1 में आपको बैठने की व्यवस्था चाहिए बच्चों को, आपको TLE चाहिए, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, उपस्कर चाहिए। सरकार एकेडमिक अनुसमर्थन दे और हम अपना 100% मेहनत करें तो क्वालिटी एजुकेशन के भारत सरकार के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने का काम करेंगे। लेकिन हमको इस सारे अन्य नॉन एकेडमिक काम से फ्री कर दिया जाए, नॉन एकेडमिक काम से मुक्ति चाहते हैं आप। चलिए देखिए, एक बात जो है ना वो बिहार के लोगों के मस्तिष्क में घूमते रहता है, एक मतलब कंसेप्शन बन गया है सर कि जब भी हम सरकारी विद्यालय का नाम लेते हैं तब मतलब पब्लिक के बीच में कंसेप्शन है, नॉर्मल कंसेप्शन है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को शिफ्ट करा रहे हैं। सर से जानेंगे। सर पहले आपका परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कोठिया बेगूसराय में पदस्थापित हूँ। सर ये जो कंसेप्शन है बच्चों का या बच्चों के पेरेंट्स का कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ये कितना प्रतिशत सही है, इसके बारे में समझना चाहेंगे। कोई भी कंसेप्ट जो है वो अपने आप में यथास्थिति में सही होता है, बशर्ते हम उस कंसेप्ट के तह में जाएं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल में होता क्या सब है ये तो गार्जियन जाने, और उसमें समझें कि स्कूल में कितनी जवाबदेहियाँ लादी गई है। अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी पंचायत में जहाँ हाई स्कूल नहीं था वहाँ मिडिल स्कूल को ही अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया। वही प्रधानाध्यापक 1 to 8 तक देख रहे हैं, वही प्रधानाध्यापक आगे फिर 9 to 12 देख रहे हैं। ऊपर से जनगणना करेंगे, पशुगणना करेंगे, चुनाव करवाएंगे, काउंटिंग करवाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे ये आप ही तय कर सकते हैं। तो फिर लोगों को यह भी देखना चाहिए ना, आखिर शिक्षक फ्री रहें, वो अपना
पढ़ाई पर अपना सर्वस्व फोकस करेंगे तब तो पढ़ाई हो पाएगी। अगर हमें साल में 6 महीना 8 महीना अन्यत्र दूसरे काम में ही लगाया जाएगा और फिर हम विद्यालय जाएंगे और 10 दिन के बाद फिर अगला पत्र आ जाता है कि अमुक काम में हमें जाना है, तो आप समझ सकते हैं हम कोई कंप्यूटर नहीं है कि 2 मिनट में इंस्टॉल होंगे और फिर अपना एक्शन हम 100% दे पाएंगे। हम मानव है, हमें व्यवस्थित होने में विद्यालय आने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन लगता है, फिर हम अगले कार्य की ओर हमारा ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, सरकार हमें फ्री करे, हम तो चाह रहे हैं कि हर गैर शैक्षणिक कार्य से हमें मुक्त करे और हम अपना सर्वस्व जो है बच्चे और समाज के लिए दें। तो सरकार तो देना नहीं चाहती है, सरकार को तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। जो प्राइमरी के लायक विद्यालय है उसको +2 बना दो, बस अपना पीठ खुद वो थपथपाते रहे। गरीब जनता उनको जहाँ मृग मरीचिका की तरह लगता है कि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे, जबकि प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं वो हमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्य नहीं है, बशर्ते हमें काम करने तो दिया जाए। काम करने देंगे नहीं, एक मस्तिष्क पर कितना लोड दीजिएगा। कंप्यूटर भी हैंग करता है, कंप्यूटर भी काम करते विविध काम करते हैंग करता है, उसको भी 2 घंटा 4 घंटा वो रेस्ट की ज़रूरत होती है। फिर हमें तो रेस्ट मिलता ही नहीं है। हम घर आते हैं, घर आएंगे 5 बजे के बाद, फिर लगेगा कल फिर हमें अगले दिन की सब्जी की व्यवस्था करनी है, दाल नहीं है कि चावल नहीं है कि मसाला नहीं है। अगर वो नहीं हम अगले दिन तक समय लेके जाएंगे तो हमारे साहब 9 बजे पहुंचेंगे और वो देखेंगे किचन में हुल्की मार के देखेंगे, हमारे स्टोर रूम में देखेंगे गुणवत्तापूर्ण हमारा मसाला नहीं है, तो फिर हम कैसे बना पाएंगे। और उसके बाद सिर्फ देखेंगे नहीं, उसके बाद फिर उनका लंबा लंबा चिट्ठा बनता है और चिट्ठा के बाद फिर हमारा दोहन शोषण शुरू होता है। हम क्यों इस पेचीदा काम में पड़ें? हमें मुक्ति चाहिए इन सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से। सिर्फ और सिर्फ हमें शैक्षणिक कार्यों में लगे रहने दिया जाए और दावे के साथ कहता हूं इस तरह की व्यवस्था किया जाए। एमडीएम से पहले आपकी शिक्षा व्यवस्था बिहार की सरकारी स्कूल की बेहतर थी। अच्छा, लेकिन ये जितना सुविधा दिया जा रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य लादा जा रहा है शिक्षकों पर, अन्य स्रोत से आप चलवाइए योजना को, उसमें हमारा जहाँ तक समर्थन होगा वो करेंगे, सहयोग करेंगे। मध्याह्न काल में हम बच्चों को समय खिलवाएंगे, लेकिन निर्माण कार्य है वो दूसरे एजेंसी को सौंपा जाए, ताकि हम अपने पूरे तन मन के साथ अपनी 100% ऊर्जा जो है हम बच्चों के शिक्षण। आपको लगता है कि ये जो 1 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों ने किया, यहाँ तमाम प्रधानाध्यापक, तमाम विद्यालय के अध्यापक यहाँ जुटे, तो इससे सरकार कोई पहल करेगी, कोई बदलाव करेगी? आशा तो हम जरूर रखते हैं कि हमारी एकजुटता के बल पे हमारे संदेश को हमारे स्थानीय पदाधिकारी सरकार तक पहुंचाएंगे और पहुंचाना ही चाहिए। नहीं तो फिर हमारे अभिभावक वो किस रूप में रहेंगे? अगर हमारी समस्या से हमारे पदाधिकारी रूबरू होकर आगे ऊपर तक नहीं हमारी मांग को रखेंगे तो फिर वो सिर्फ हमें डंडा चलाने के लिए हमारे अभिभावक नहीं हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को वो ऊपर तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल। चलिए, जब हम बात करते हैं शैक्षणिक व्यवस्था की, इधर सर हाल ही का एक समाचार हम लोगों को भी मिला कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया प्रेस वाले बंधुओं के लिए कि कोई भी प्रेस से संबंधित व्यक्ति किसी भी सरकारी विद्यालय में अकस्मात नहीं जा सकते हैं, उनको उसके लिए एक परमिशन की ज़रूरत होगी। तो आपको नहीं लगता है कि ये जायज़ नहीं है? जब सभी चीज़ें सुनियोजित ढंग से चल ही रही हैं, तो फिर इस पत्रकारिता को इतना दरकिनार क्यों किया गया है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया दर्पण होता है। किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी या संस्था को उनके काम का प्रतिरूप या प्रतिबिंब मीडिया दिखाने का काम करती है, बशर्ते ये काम सही मनोदशा के साथ किया गया हो। लेकिन आप में से कुछ साथी जो हैं प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। अच्छा। या उनके पास योग्यता धारित नहीं कर रहे हैं पत्रकारिता के। अच्छा। और वो कैमरा लेकर स्थानीय लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो लोकल इसमें अपॉइंट हो गए हैं, कई अखबार में, कई न्यूज़ चैनल इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो दोहन शोषण के उद्देश्य से स्कूल चले जाते हैं और बिना बताए हुए वो किसी कॉर्नर से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं, उनको कह कर जाना, प्रधानाध्यापक से अनुमति लेकर वर्ग कक्ष में प्रवेश करना चाहिए कि सर हम जाना चाहते हैं, और कैंपस में आने से पहले भी वो एचएम से बात कर लें, क्योंकि वहाँ एकेडमिक कैंपस। हेडमास्टर तो बोलेंगे कि सर जिला शिक्षा पदाधिकारी नोटिफिकेशन जारी किए हैं, पहले वहाँ से परमिशन ले लीजिए, फिर आप हमारे स्कूल आइएगा कवरिंग के लिए। नहीं,
यदि आपका उद्देश्य सही है और यदि मेरा विद्यालय सही तरीके से चल रहा है तो मुझे उसका निरीक्षण कराने में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा है, मापदंड है, उसकी एक सीमाएं हैं। उस सीमा के अंतर्गत रहकर आप काम करेंगे तो आप अपना काम कहीं भी कर सकते हैं। मीडिया पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये लगाना गलत है, लगाना गलत है ये। तो अगर हमारे वीडियो को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय देख रहे हैं, अभी आपके कार्यालय गए थे, आप कार्यालय में नहीं हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बहुत बिजी शेड्यूल होगा आपका, मगर ये जो आप काम किए हैं कि पत्रकारों को वहाँ जाने के लिए आपके परमिशन की आवश्यकता है, तो भैया डीएम साहब तो हमको परमिशन दे चुके हैं सब जगह जाने के लिए, वो अपने कार्यालय में आने के लिए परमिशन दे दिए, और आप जो है एक साधारण से सरकारी विद्यालय में जाने के लिए और वहाँ की चीज़ों को दिखाने के लिए परमिशन खोज रहे हैं वहाँ के एचएम। ठीक है, फिलहाल माहौल यही है, बिहार में सरकारी शिक्षक परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शैक्षणिक कार्यों के अलावा और भी बहुत तरह के वैसे कार्य दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सरकारी विद्यालय पर अपने बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे क्या है कि शैक्षणिक व्यवस्था उलट पुलट हो जाती है और संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है बच्चों का। तो मुद्दा यही है, सभी लोग इसी के विरोध में हैं। कोई भी ये मध्याह्न भोजन का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि समाज में इसको जोड़कर उन्हें पता नहीं कितनी तरह की अनर्गल बातों का सामना करना पड़ता है। तो मुद्दा यही है, सरकार को, नीतीश बाबू को, सुशासन बाबू को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार। क्या बात हुई सर अंदर? राजीव जी कहेंगे। राजीव जी? हाँ, राजीव जी सर, क्या बात हुई? आज के इस आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन को लेकर के समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल माननीय डीओ बेगूसराय और से वार्ता करने गया। डीओ ने उस पर सहमति जताई और कहा कि नहीं, वेतन बंद तो नहीं होना चाहिए। अगर वेतन हम जारी कर दें तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने कहे पहले तो प्रथम जो मांग है उसको लेकर के आप सहमति दिए हैं, इसका वेतन 12 शिक्षकों का विलंब चालू किया जाए। इसके अलावे हमारे साथी संगठनों के नेता ने नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई हड़ताल अवधि के वेतन के लिए माननीय डीओ से, माननीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से कई तरह से उनसे आरजू मिन्नत किया कि आप स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए फ्री हैं। अच्छा। लेकिन इसका मतलब आप केवल शिक्षकों के अभिभावक होते हुए केवल दोहन और शोषण के लिए नहीं हैं, बल्कि उनके समस्याओं को दूर करने का भी नियत रखिए। आपके रहते हुए इस जिले के शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों का लगभग 100 करोड़ रुपया बकाया है। रुपया रहते हुए आपने जून में उसे वापस कर दिया। वापस करके नियोजित शिक्षकों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम किया। यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस लौटाए हुए पैसे को ला करके स्टेट से यहाँ भुगतान कराएं। अभी मध्याह्न भोजन को लेकर जो आप लोग कर रहे थे सर, उस पर टिप्पणी चाहेंगे, उस पर क्या कहा उन्होंने? उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सहमति जताते हुए और अवर सचिव शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन भेजने के लिए अपनी सहमति जताई है। कल वह पत्र अवर सचिव को, शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी। और तीसरी बात, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने अपनी हनक दिखाते हुए यह कहा कि अगर आप लोगों का यह व्यवहार है तो आप अपने स्तर से करा लीजिए, हम नहीं करेंगे। इस पर हमारे कुछ शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए उनसे अपने हद में रहने की सलाह दी और कहा कि आज के बाद अगर आप किसी विद्यालय के निरीक्षण में जाकर के दोहन शोषण का काम करेंगे तो आपसे भी गलत बिहेव किया जा सकता है। आप इसके लिए भी तैयार रहें। अच्छा, यही सब मिलाकर यही आश्वासन मिला आप लोगों को? जी जी। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जी जिले के 12,000 नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2021 से जो 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की बात थी, जिस संदर्भ में बेगूसराय जिले में अब तक पत्र निर्गत नहीं हुआ था। अभी धरना उपरांत हम लोग जब मिलने के लिए अभी गए डीओ साहब से, डीपीओ साहब से,
तो 15% वेतन वृद्धि संबंधित संचिका पर उन्होंने हस्ताक्षर करके फिक्सेशन की सहमति जताई है, पत्र निर्गत किया है। हम लोगों ने हड़ताल अवधि का 34 करोड़ रुपये का डिमांड किया, जो कि लगभग 2 साल होने को है। अब तक वह 34 करोड़ रुपया हड़ताल अवधि का बकाया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकार से पुनः जो है आवंटन की मांग करेंगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जिले में जो नवंबर माह की वेतन भुगतान की राशि आई है उससे हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए हैं। हम लोग पुनः समन्वय समिति इसके लिए जो है अलग से एक बैठक करके रणनीति बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से जिले के शिक्षकों की हर एक समस्या के लिए संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। कब होगी बैठक? बहुत जल्द हम लोग आपस में बात करके यह निर्णय कर लेंगे कि बैठक की तिथि क्या होगी। ठीक, धन्यवाद।